ये एनीमे की शुरुआत होती है हमारे प्रोटोगनिस्ट गांता से, जो एक वीडियो देख रहा होता है उस जेल के बारे में जहां उनका ट्रिप जाने वाला होता है। स्कूल ट्रिप के लिए जेल एक अजीब जगह लगती है, लेकिन ये वाली बिल्कुल अलग है। ये एक नई जेल है जो एक अम्यूजमेंट पार्क की तरह काम करती है, जहां कैदियों का काम होता है विजिटर्स को इंटरटेन करना। इस कॉन्सेप्ट को देख के मिमी और अमातु बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन गांता इतना इंटरेस्टेड नहीं है। उनको तो ये पसंद होता है अगर स्कूल उन्हें किसी फॉरेन ट्रिप पे ले जाता। पर जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स की खुशी देखता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ही क्लास शुरू होने वाली होती है, गांता एक जानी पहचानी धुन सुनता है। जब वो बाहर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कोई आदमी हवा में उड़ रहा होता है। अचानक वो आदमी एक ज़बरदस्त अटैक करता है और उसके बाद जब गांता की आंखें खुलती हैं तो सब कुछ तबाह हो चुका होता है। उसका दिमाग अभी भी धुंधला है, लेकिन जैसे ही वो इधर उधर देखता है उसका दिल एकदम रुक जाता है। उस आदमी ने मिमी का सर अपने हाथों में पकड़ रखा होता है। गांटा हॉरर में पीछे हटने लगता है, लेकिन वो आदमी उसके पास आके उसके सीने में कुछ डाल देता है। जब गांता होश में आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है, पर उसे फुर्सत मिलने से पहले ही ऑफिसर्स उसके रूम में घुस के उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। इल्जाम अपनी पूरी क्लास 29 स्टूडेंट्स का कत्ल। उसका दिमाग एकदम झटका खा जाता है। एक आदमी जिसका नाम तमाकी है अपनी लॉयर सर्विसेज ऑफर करता है। गांता कंफ्यूजन में है। वो बार बार कहता है कि ये सब रेडमैन ने किया था, जिसके पास सुपर नेचुरल पावर है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो याद करता है कि रेडमैन ने उसके अंदर कुछ शूट किया था, इसलिए वो अपना सीना दिखाता है, पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। तमाकी उसको तसल्ली देता है कि वो जल्दी ही रिहा हो जाएगा, लेकिन कोर्ट में जो होता है वो गांता की जिंदगी तबाह कर देता है। उसको गुनाहगार माना जाता है और डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। वो घबराकर भागने की कोशिश करता है, पर विक्टिम्स के पेरेंट्स उस पर टूट पड़ते हैं। मिमी के फादर भी उनमें शामिल होते हैं। ऊपर से न्यूज़ चैनल पे एक शॉकिंग वीडियो चल रहा होता है, जिसमें गांता खुद अपने क्राइम कबूल कर रहा होता है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि उस वीडियो में दिखाया जाता है कि उसने सिर्फ मजाक के लिए अपने क्लासमेट्स का कत्ल किया। गांता तमाकी से गुहार लगाता है कि वो कुछ करे, क्योंकि उसने ऐसा कोई बात कभी नहीं कही, लेकिन तमाकी बेवफा निकलता है। वो कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बातें सीक्रेटली रिकॉर्ड की जा रही होंगी। गांता कितना भी रो ले, कितना भी गुहार लगा ले, उसकी सजा नहीं बदलती। अब उसे भेजा जाता है एक अलग तरह की जेल में, डेड मैन वंडरलैंड। ये एक प्राइवेटली ऑन जेल है, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल माना जाता है। यहाँ की वार्डन मकीना नए क्रिमिनल्स को ब्रीफ करती है कि ये जेल सरकारी जेल से कितनी अलग है। यहाँ का एक ही मकसद है एंटरटेनमेंट का जरिए पैसा कमाना। हर प्रिजनर्स को एक बैग दिया जाता है जिसमें बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, और एक स्पेशल कॉलर जो जीपीएस और टेजर से फिटेड होता है, ताकि कोई भागने की सोच भी ना सके। एक प्रिजनर से एक स्टूपिड सवाल पूछता है, मकीना का मेलन साइज क्या है? मीना बिना किसी इमोशन के बस कहती है, जी कप। उस वक्त एक लड़का गांता से टकराता है और माफी मांग लेता है, लेकिन मकीना तुरंत बोलती है कि वो जो चोरी करके ले गया है उसे वापस करे। जब लड़का मना करता है तो मकीना उसको बिना किसी शर्म को टॉर्चर कर देती है। ये देख के सब प्रिजनर्स कैसे कैसे घबरा जाते हैं। मकीना उन्हें याद दिलाती है कि वो सब घटिया इंसान हैं जो सिर्फ दुख और दर्द के लायक हैं। दूसरी तरफ एक रूम में तमाकी और मकीना एक सीक्रेट कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। वहाँ से पता चलता है कि तमाकी चाहता है कि गांटा एक एक्सीडेंट में मार दिया जाए। मकीना इस प्लान से एग्री नहीं करती, क्योंकि उसके हिसाब से गांटा वैसे भी एग्जीक्यूट होने वाला है। गांटा अपनी पुरानी जिंदगी याद करता है, अपने दोस्तों के साथ गुजारा हर पल। उसका दिल एकदम टूट जाता है। वो इतना ज़्यादा टूट चुका होता है कि जीना भी नहीं चाहता। तभी एक लड़की शिराओ अचानक से आ जाती है। उसने सुना होता है कि गांटा मरना चाहता है, इसलिए वो उस पर अटैक करने लगती है। लेकिन जैसे ही गांता उसका अटैक डॉज करता है, शिराओ मुस्कुरा के कहती है, इसका मतलब तेरे अंदर भी जीने का इच्छा है।
गांटा हैरान हो जाता है और गुस्से में उसे पूछता है, तू मुझे जानते भी नहीं तो कैसे कह सकती है कि मैं जीना चाहता हूँ? पर शिराओ बिना किसी हेजिटेशन के कह देती है, मैं और तू बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उसी वक्त कुछ और प्रिजनर्स गांता के पास आ जाते हैं। उनको गांटा एक लड़की के साथ चिल करना पसंद नहीं आता। वो इरिटेट होते हैं और मजाक उड़ाते हैं, बस कुछ और लोगों को मार दिया और तू यहाँ हीरो बन रहा है। फिर एक प्रिजनर्स गांता को बुली करने लगता है, लेकिन सिराऊ एकदम से उसको धक्का देके कहती है, गांता को बुली मत करो। वो प्रिजनर्स गुस्से से सिराऊ पर अटैक करने लगते हैं और पर सिराऊ एक जबरदस्त किक मार के उसे गिरा देती है। लेकिन फिर एक और प्रिजनर्स आता है और सिराऊ को जोर से मार के बेहोश कर देता है। गांता उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो खुद भी बुरी तरह पिटने लगता है। इस सब चीज को तमाकी अपने रूम से देख रहा होता है। वो अमेज होता है कि ये देख के कि जिसे गांटा रेडमैन कह रहा है असल में उसका नाम रिचेस एग है। और सबसे बड़ी बात, गांता इतना कुछ होने के बाद भी जिंदा कैसे है? क्या ये सिर्फ एक किस्मत का खेल है या फिर और कुछ? जैसे ही तमाकी अपने प्लानिंग कर रहा होता है, एक बड़ा धमाका होता है। एक बॉम्ब फट जाता है और गांता के ऊपर डेब्रिस गिरने लगता है। उस वक्त उसके दिमाग में शिराओ की बात गूंजती है, तू जीना चाहता है। उसके अंदर एक नया जुनून जाग जाता है और उसे जीना है, अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है और उस रेड मैन को इस दुनिया से मिटाना है। अचानक उसके सीने से एक चमक निकलती है, एक अजीब सी पावर एक्टिवेट हो जाती है। जब धुआं हटा तो सिर्फ घंटा और सिराऊ बचे होते हैं, बाकी सब मर चुके होते हैं। सिराऊ धुंधली आंखों से उठती और एकदम से पूछती है, क्या सुबह हो गई? गांता टेंशन में होता है पर सिराऊ के सिर्फ एक ही चिंता होती है, मुझे तेरे साथ स्नैक्स खाने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ खाना और भी अच्छा लगता है। गांता ये सुनकर और भी शॉक हो जाता है, ये लड़की आखिर है कौन? दूसरी तरफ जेल के अंदर एक प्रिजनर स्टाफ को धमका रहा होता है। वो कुछ कैंडी की डिमांड कर रहा होता है। मकीना बस चुपचाप उसका वक्त देख रही होती है बिना कुछ करे और फिर उसके कॉलर से एक बीप आती है और वो वहीं मर जाता है। तभी सच्चाई सामने आती है, जेल के अंदर कैंडी कोई नॉर्मल मिठाई नहीं बल्कि एक एंटीडोट है। जिसे नहीं मिलेगा वो मर जाएगा। जो लड़का पहले गांता से टकराया था उसने उसकी कैंडी चुरा ली थी। मकीना एक रूम में फुटेज देख रही होती है और उसे गांता के सीने से निकलती रोशनी अब दिखाई देती है। ये सब तमाकी का प्लान का पार्ट है क्या? वो सोचने लगती है। तमाकी भी अपने सीट पे रिलैक्स कर रहा होता है पर उसकी नज़र अब गांता की ताकत पे है, उसे मारने की नहीं बल्कि उसकी पावर्स जानने की। एक नर्स गांता की इंजरीज कवर कर रही होती है। वह उसे पूछती है, तूने वो कैंडी खाई जो तुझे मिली थी? गांता कंफ्यूज हो जाता है, मुझे तो कोई कैंडी मिली ही नहीं। तभी वो पहले वाला लड़का जो उसे टकराया था वापस आता है। वो गांता से माफ़ी मांगता है, अपना नाम यो बताता है और कहता है उसकी वजह से गांता को दिक्कत हुई। गांता थोड़ा नाराज होता है पर फिर यो से पूछता है, तू अब ठीक है ना? तभी सिराऊ एकदम से एक वेंट से निकल आती है, गांता मुझे रेस ज्वाइन करनी है, तू भी चलेगा ना? ये रेस जेल के प्रिजनर्स के लिए होती है जिसमें ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करने पड़ते हैं और विजिटर्स इंटरटेन होते हैं। इसका विनर 1 लाख कास्ट पॉइंट्स जीत सकता है। गांता को समझ नहीं आता कि ये क्या है। तब यो बताता है, ये जेल की करेंसी है, इसे फूड, कपड़े और अपनी डेथ सेंटेंस के साल भी खरीद सकते हैं। गांता पहले रेस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन जैसे ही सुनता है कि पार्टिसिपेंट्स को स्वीट बीन ब्रेड मिलेगा उसकी सोच बदल जाती है। रेस के लिए जाते वक्त मकीना उसका रास्ता रोक लेती है। कहाँ जा रहा है? जब उसे पता चलता है कि गांता रेस ज्वाइन कर रहा है तो वो सिर्फ एक बात कहती है, रूल बुक पढ़ लेना वरना मर जाएगा। गांता वेटिंग रूम में बैठता है और रूल बुक पढ़ने लगता है और तभी उसकी नज़र यो पर पड़ती है। गांता और यो दोनों रेस के लिए तैयार होते हैं। यो उसे कुछ देने ही वाला होता है कि तभी एक और प्रिजनर इंटर करता है, काजुमा, जो एक फॉर्मर ताइक्वांडो चैंपियन है और लोग उसे द अल्टीमेट वॉरियर के नाम से जानते हैं। जब काजुमा आता है सब लोग टेंशन में आ जाते हैं, कुछ तो रेस से क्वाइट भी कर देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि काजुमा के सामने जीत पाना बहुत मुश्किल है। काजुमा गांता की तरफ देखता है और बिना किसी वजह के एक जोर का मुक्का मार देता है, फिर यो को गिरा देता है और उसका हाथ तोड़ देता है। वो चिल्ला के कहने लगता है,
मुझसे आगे निकलने की कोशिश मत करना, ये इस रेस का एक ही रूल है। कांता ये सब देखकर गुस्से से कहता है, तू एक पागल इंसान है। पर वो ये इतना जोर से बोलता है कि काजुमा सुन लेता है। जैसे ही काजुमा उसकी तरफ बढ़ता है, कांता उसकी आंखों में देखने से भी डरता है, लेकिन फिर भी काजुमा उसे जोर से किक मार देता है। तभी शिराओ आती है हाथ में कुकीज लेके। उसका बस एक ही कॉन्सर्न होता है, कांता एक साथ कुकीज शेयर करना। लेकिन जैसे ही वो काजुमा के ऊपर गिर जाती है, काजुमा गुस्से से उसे मारने वाला होता है, पर उससे पहले मकीना आकर काजुमा को रोक लेती और उसके चेहरे पर एक छोटी सी कट मार देती है। काजुमा तुरंत डर जाता है और कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन जाने से पहले काजुमा अपने मन में ही मकीना से बदला लेने की कसम खाता है। सिराओ कांता को कुकीज देने लगती है, लेकिन उसका उदास चेहरा देख वो खुद खा लेती है। कांता फिर रूल बुक पढ़ता है और उसे एक डरावनी सच्चाई पता चलती है। प्रिजनर्स के खाने में स्लो एक्टिंग पॉइजन्स होता है। अगर 3 दिन तक उन्हें कैंडी नहीं खाया तो वो मर जाएंगे, और एक कैंडी की कीमत होती है 1 लाख कास्ट पॉइंट्स। कांता एकदम शौक में आ जाता है, अगर मैंने ये रेस नहीं जीती तो कल तक मैं मर जाऊंगा। तामाकी जब ये सुनता है कि कांता रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो ऑपरेटर्स को ऑर्डर देता है, ऑब्स्टिकल्स का डेंजर लेवल मैक्सिमम तक बढ़ा दो। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है, पहला ऑब्स्टिकल्स आता है, स्विंगिंग ब्लेड्स। कांता सोचता है कि ये फेक ब्लेड्स होंगी, पर जैसे ही एक ब्लेड उसे कट करती है, उसे रियलाइज़ होता है कि ये सच में जानलेवा रेस है। जो प्रिजनर्स एस्केप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हें तुरंत मार दिया जाता है। कांता हैरान होता है, लोग इस रेस को एंजॉय कैसे कर रहे हैं, पर ऑडियंस को लगता है कि सब कुछ एक स्पेशल इफेक्ट है। अगला ऑब्स्टेकल्स एक डेंजरस जंप होता है। अगर सेंटर में लैंड नहीं किया तो सीधा मौत। कांता हेजिटेट करता है, लेकिन तभी शिराओ आती है और बिना सोचे समझे उसके साथ जंप मार देती है। दोनों सेफली लैंड कर लेते हैं, पर अगली चैलेंज और भी खतरनाक है। तीर बरस रहे होते हैं, शिराओ तो मजे ले रही होती है, पर कांता लिटरली अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ काजुमा अपने तरीके से रेस जीत रहा होता है। अब सिर्फ कुछ फाइनलिस्ट बचे होते हैं, जिनमें काजुमा भी होता है। लास्ट चैलेंज सिंपल है, जो भी बॉल को सबसे एंड तक पकड़े रखेगा वही विनर होगा। जैसे ही रेस शुरू होती है, काजुमा एक डर्टी मूव करता है, वो कांटा को स्लाइड टैकल्स मार देता है। फिर भी कांटा किसी तरीके से बॉल ले लेता है, लेकिन जैसे ही टाइल्स गिरने लगती है, काजुमा उसका पीछा करने लगता है। काजुमा एक डर्टी ट्रिक खेलता है, वो कांता से कहता है, तो क्यों जीना चाहता है? तू अब भी रिग्रेट कर रहा है ना कि तूने अपने दोस्तों को मार दिया? पर इस बार कांता गुस्से से भर जाता है, मैंने अपने दोस्तों को नहीं मारा। वो काजुमा के मुंह पर बॉल जोर से मार देता है। काजुमा गिर जाता है और एक सेफ टाइल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है और नीचे गिर के मर जाता है। दूसरी तरफ सिराओ के पास बॉल होती है, लेकिन तभी उसकी टाइल भी गिरने लगती है। कांता उसे लटकते हुए देखता है और उसके सारे इंजरीज नोटिस करता है। जैसे ही सिराओ गिरने लगती है, कांटा देख लेता है कि इस वक्त तक सिराओ ही थी जो उसे प्रोटेक्ट करती आ रही थी। उस पर सिराओ बॉल उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन कांता बॉल पकड़ने के बजाय उसे बचाने का फैसला करता है। इस वजह से कोई भी विनर नहीं बनता और ग्रैंड प्राइज किसी को नहीं मिलता। कांता की जिंदगी खत्म। अब कांता कैंडी नहीं खरीद सकता, इसका मतलब है कि वो कल तक मर जाएगा। दूसरी तरफ तामाकी इन्वेस्टर्स की डांट सुन रहा होता है। इन्वेस्टर्स उसके डिसीजन से नाराज़ हैं, क्योंकि उसने रेस का डेंजर लेवल इतना बदल दिया था कि काफ़ी नॉर्मल प्रिजनर्स भी मर गए जो डेथ रो पर भी नहीं थे। लेकिन तामाकी सिर्फ हंसता है और कहता है, मुझे हटाने की बात मत कर, मैं ही यहाँ का असली बॉस हूँ। वो बुढ़ा डायरेक्टर तो वैसे भी मरने ही वाला है। जेल के अंदर सभी प्रिजनर्स इंक्लूडिंग यो खुश हैं कि उन्होंने रेस पे पार्टिसिपेट नहीं किया, वरना वो भी पक्का मर जाते हैं।
लेकिन कांता अपने सेल में उदास है। उसका आखिरी दिन आने वाला है। वो मिमी के पापा के लिए एक लेटर लिख रहा होता है, जिसमें वो फिर से यही कह रहा होता है कि उसने मिमी की जान नहीं ली। तभी यो आता है और कांता को एक कैंडी देकर सरप्राइज कर देता है। ये रख, जो कैंडी तूने खो दी थी उसका बदला। कांता दिल से यो का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि इस कैंडी की वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन असली बात यह थी कि यो ने ये कैंडी गिल्ट की वजह से नहीं दी, बल्कि वो तमाकी के लिए काम कर रहा है। तमाकी ने उसे कांता पर नजर रखने के लिए कहा है। बदले में उसे बहुत सारे कास्ट पॉइंट्स मिल रहे हैं। तभी तमाकी को एक मैसेज मिलती है, रिच डैग जेल से भाग गया है। जब वो सिचुएशन देखने जाता है तो हर जगह गार्ड और स्टाफ की लाशें बिखरी होती हैं। किसी एरर की वजह से रिच डैग फ्री हो गया। दूसरी तरफ यो कांता को आइसक्रीम ट्रीट दे रहा होता है, उनकी दोस्ती सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है, क्या कांता ने वाकई अपने क्लासमेट्स को मारा है? तभी अचानक कांता की चेस्ट में दर्द होने लगता है। वो ऊपर देखता है और रिच डैग उसके सामने होता है। रिच डैग अपनी पावर से एक टोर्नेडो क्रिएट करता है, जो प्रिजनर्स को उड़ा के फेंक देता है। इस चक्कर में यो भी घायल हो जाता है। ये देखकर कांता का गुस्सा फट पड़ता है। मैं अपने दोस्तों की मौत और नहीं देख सकता। और बिना सोचे समझे वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन रिच डैग पर इसका कोई असर नहीं होता। और अजीब बात ये होती है कि बिना कुछ कहे बस चला जाता है वो। कांता भी थकान के मारे बेहोश हो जाता है। तामाकी ये सब देखकर एकदम हैरान होता है। दूसरी तरफ यो डर के मारे सोचने लगता है कि ये कांता आखिर है कौन। अगली सुबह कांता नर्सेज ऑफिस में होश में आता है और शिराओ उसके पास होती है। उसे अभी यकीन नहीं होता कि उसके अंदर से ऐसी पावर कैसे निकली। तभी वो प्रिजनर्स की बातें सुनता है, जो कह रहे होते हैं कि उन पर टेररिस्ट अटैक हुआ। लेकिन एक आदमी बताता है कि ये कोई टेररिस्ट नहीं, बल्कि एक प्रिजनर था जो कुछ साल पहले जेल में आया था और उसे अब तक जी ब्लॉक में रखा गया है। दूसरी तरफ माकीना को रिच डैग के अटैक की न्यूज़ मिलती है। वो अभी ये नहीं कह सकती कि तामाकी इसका जिम्मेदार है या नहीं, पर कांता ही फिलहाल सबसे बड़ा सस्पेक्ट है। उसे समझ नहीं आता कि कांता ने अटैक कैसे किया, लेकिन उसका मानना है कि कांता के अंदर कोई सीक्रेट वेपन छुपा है। अब उसका एक ही मिशन है, कांता को पकड़ना, और इसके लिए वो डेडली रोबोट रिलीज करती है, नेक्रो। जेल के अंदर सब प्रिजनर्स और स्टाफ को अपने अपने सेल्स और ऑफिसेज में वापस भेजने का ऑर्डर दिया जाता है। दूसरी तरफ यो तामाकी के पास जाकर एक बड़ी बात कहने वाला होता है, मुझसे और नहीं होगा। मैं कांता की स्पाई करना छोड़ना चाहता हूँ। मुझे कोई मॉन्स्टर की बेबी सिटिंग नहीं करनी। तामाकी यो को लालच देता है, अगर तुम कांता की देखभाल करते रहो तो मैं तुम्हें इतने कास्ट पॉइंट्स दूंगा कि तुम जेल से बाहर निकल सको। दूसरी तरफ कांता जी ब्लॉक ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गेट बंद होने लगता है। यो उसे रोकता है और कहता है, कोई जी ब्लॉक है ही नहीं। तुम जिस चीज की तलाश कर रहे हो वो एग्जिट नहीं करती। लेकिन सिराओ को एक सीक्रेट रास्ता पता होता है। कांता उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे वहां ले जाए, लेकिन सिराओ गुस्सा है और मना कर देता है। तभी नेक्रो रोबोट आता है और अपना लेजर कांता पर पॉइंट करता है। कांता घबरा जाता है और शिराओ से मदद मांगता है। शिराओ फाइनली मान जाती है और एक वेंट का यूज करके रोबोट से बचने लगती है। लेकिन रोबोट उनका पीछा नहीं छोड़ता, वो मिसाइल्स लॉन्च करने लगता है। इस सब के बीच माकीना को पता चलता है कि उसका प्रिजन सिस्टम कुछ प्रिजनर्स और नेक्रो रोबोट का सिग्नल ट्रैक नहीं कर पा रहा। ये तो सिर्फ एक ही बात का सिग्नल है, जेल का कोई ऐसा पार्ट भी है जो मेरे कंट्रोल से बाहर है। जी ब्लॉक के सामने कांता दोनों से माफी मांगता है कि उसने उन्हें इस मुसीबत में डाल दिया, लेकिन रोबोट फिर से अटैक करता है। कांता अपनी मौत एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन सिराओ बस एक किक मारकर रोबोट को उड़ा देती है। वो गुस्से में कहती है, तुम इडियट हो, तुमने कैसे कह दिया कि तुम्हारे सब दोस्त मर चुके हैं? मैं क्या हूँ? सिराओ हर्ट फील कर रही होती है। उसके कहने पर कांता को एहसास होता है कि उसने सिराओ की फीलिंग्स कभी कंसीडर नहीं की। तभी रोबोट सिराओ को स्कैन करता है। कांता अपनी पावर एक्टिवेट करना चाहता है, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होती। तभी कहीं से मल्टीपल रेड वाइप्स आती हैं और रोबोट को तोड़ देती हैं।
जब गांता देखने जाता है कि ये किसने किया, तो उसके सामने वही शख्स होता है जो उसने अपने स्कूल में देखा था, रेडमैन। गांता गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला करता है। रेडमैन या कोई और, लेकिन ये आदमी आसानी से गांता का अटैक रोक देता है। तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा गांता, तुम और मैं कल एक बैटल लड़ेंगे। कांता समझ नहीं पाता ये क्या कह रहा है और बिना सोचे समझे उससे मुक्के मारने लगता है, लेकिन ये आदमी बहुत पावरफुल है। गांता की मार उसके लिए कुछ भी नहीं। तभी वो पूछता है, तुम अपने ब्लड पावर्स क्यों नहीं यूज कर रहे हो? गांता फाइनली रियलाइज करता है कि अपनी पावर यूज करने के लिए उसे अपने खून की जरूरत है। वो गुस्से में फिर से अटैक करता है और इस बार उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि दूसरा आदमी उसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है, तुम सच में इंटरेस्टिंग हो गांता, लेकिन तुम मुझे रेडमैन क्यों बुला रहे हो? गांता कंफ्यूज होता है क्योंकि उसका स्माइल रेडमैन से अलग लगता है। वो उससे पूछता है, तुम्हारे पास वही पावर है जो मेरे क्लासमेट्स की मौत का कारण बनी थी, तुम कौन हो? तभी वो कहता है, यहाँ सिर्फ हम दोनों ही नहीं, और भी लोग हैं जो यही पावर्स रखते हैं। ये सिर्फ हमारी तक लिमिट नहीं है, जी ब्लॉक में और भी डेडमैन हैं। ये सुन के गांता शॉक हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा लड़ने वाला होता है, शिराओ बीच में आ जाती है। वो उसे चोर का कीक मार कर कहती है, तू नॉट बुली गांता। उस आदमी का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वो शिराओ को देखकर ब्लश करने लगता है। फिर वो अपनी जैकेट निकालकर शिराओ को देता है, अपने बाउंसिंग बैलेंस कवर कर लो। लेकिन तभी गार्ड्स आ जाते हैं और गांता और उस आदमी दोनों को ट्रैंकुलाइजर दर्द से शूट कर देता है। शिराओ गुस्से में गार्ड पर हमला करने जाती है, लेकिन वो भी पकड़ी जाती है। यो भी कैप्चर हो जाता है। दूसरी तरफ तामाकी को सिचुएशन का अपडेट मिलता है। जब वो गार्ड से पूछता है कि जी ब्लॉक को इतना छुपा कर क्यों रखा गया है, तो एक गार्ड उसका सारा कास्ट पॉइंट्स लूट लेता है और कहता है क्योंकि यहाँ उन प्रिजनर्स को रखा जाता है जो ब्लड मैनिपुलेशन पावर्स रखते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। दूसरी तरफ माकिना को समझ नहीं आता कि गंटा, यो और सिराओ कहाँ गए। नेक्रो रोबोट भी गायब हो चुका है। ये जरूर तमाकी की कोई चाल होगी। वो डायरेक्टर से मिलने जाती है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। डायरेक्टर की तबीयत क्रिटिकल है, कोई भी उनसे मिलने नहीं जा सकता। लेकिन जब उसे धमकाया जाता है तो वो चुपचाप वापस लौट आती है। घंटा एक सर्जरी रूम में बंधा होता है। जब तमाकी वहां आता है, घंटा उसको देखकर शॉक हो जाता है। तमाकी खुलकर कन्फेस करता है, मैं ही वो शख्स हूँ जिस पे तुम पर झूठे इल्ज़ाम लगाए थे और स्कूल वाले वीडियो को फैब्रिकेट किया था। ये सुनकर घंटा गुस्से में आकर चीखने लगता है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन तामाकी सिर्फ उसकी तकलीफ और बढ़ा देता है। तुम सिर्फ यस सर और ओके सर कहने के लिए बने हो। तामाकी घंटा को बताता है कि कल उसकी पहली फाइट होगी, क्राउ वर्सेस वुडपिकर, यानी सेंजी क्राउ वर्सेस घंटा वुडपिकर। हर दिन जी ब्लॉक में ऐसा ही डेडली ड्यूल्स होते हैं। जो जीतेगा उसे एक कैंडी मिलेगी जो स्लो एक्टिंग पॉइजन्स को न्यूट्रलाइज करती है और 1 लाख कास्ट पॉइंट्स भी। लेकिन घंटा को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी सिर्फ एक ही चाहत है, तमाकी को ख़त्म करना। तभी तमाकी एक और सच्चाई बताता है, तुम जिसे रेडमैन बुला रहे हो वो असल में द रिच टैग है। वो हर डेडमैन की पावर का असली सोर्स है। ये सुनकर घंटा और ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तमाकी अब और भी डरावना काम करता है। वो घंटा को कार्निवल कॉरेप्स फाइट की एक पूरी कंप्लेशन दिखाता है, जिसमें डेडमैन एक दूसरे को कातिलाना तरीके से मार रहे होते हैं। नहीं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बंद करो इसे। लेकिन तमाकी वीडियो को लूप पे चला देता है ताकि गांता ये हॉरर घंटों तक देखता रहे जब तक उसकी खुद की फाइट ना शुरू हो। सिराओ अब उदास हो जाता है, मैं जितना भी ढूंढ लूं मुझे घंटा नहीं मिल रहा, वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ सेंजी और घंटा की बैटल फाइनली शुरू होती है। जब फाइट शुरू होती है, घंटा भागकर एक ट्री पर चढ़ जाता है। वो अपनी ब्लड बुलेट्स चलाने की कोशिश करता है, लेकिन सेंजी आसानी से उन्हें रोक लेता है। क्या बस इतना ही था? घंटा और भी ज़्यादा ताकत लगाता है, लेकिन उसकी इनएक्सपीरियंस साफ दिखने लगती है। थोड़ी देर बाद घंटा का शरीर ठंडा पड़ने लगता है क्योंकि उसने केयरलेस होकर ज़्यादा खून गंवा दिया है। व्यूअर्स बोर होने लगते हैं।
तमाकी डॉक्टर से कहती है, अगर गंता हार गया तो इसके साथ जो करना है कर लो, मुझे टूटे खिलौने नहीं चाहिए। सेंजी भी डिसअपॉइंटेड लगता है। क्या कल का सब कुछ सिर्फ एक फ्लूक था? मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद थी। कांता नीचे गिरा होता है और सोचता है, क्या अब हार मानकर मर जाना चाहिए? तभी उसे एक पुरानी याद आती है। सिराओ बचपन से उसके साथ थी और हमेशा कहती थी, तुम जितना भी कमजोर हो, तुमने कभी गिव अप नहीं किया। ये सोचकर कांता खुद को संभालता है। मैं डर रहा हूँ, लेकिन मैं बिना लड़े नहीं हार सकता। वो एक पेंगुइन शेप्ड ऑर्नामेंट तोड़ता है और जिसे डिस्ट्रैक्शन के रूप में यूज करता है। जैसे ही सेंजी का ध्यान हटा, घंटा पास आता है और एक जोहर का अटैक करता है। दूसरी तरफ यो और सिराओ अपने रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स में लौटने वाले होते हैं। तभी एक और प्रिजनर्स आता है और यो को बताता है कि उस लड़की का पता जिसे वो ढूंढ रहा था। यो बिना देर किए वापस जी ब्लॉक चला जाता है। सिराओ बिना किसी टेंशन के मस्ती में गाना गा रहा होता है। यो उसे गुस्से में टोकता है, चुप रहो, गार्ड सुन लेगा। फिर वो अपना प्लान सिराओ को समझाता है और पूछता है, तुम ये कर सकोगी? सिराओ अपनी यूजुअल केयर फ्री स्टाइल में कहती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जैसे ही प्लान शुरू होता है, सिराओ गुस्से से कंट्रोल रूम तोड़ के अंदर घुस जाती है और यो गार्ड को नीचे गिरा देता है। मगर गार्ड तुरंत बैकअप मांग लेता है। व्हाइट हेयर वाली लड़की पागल हो गई है, बैकअप भेजो। यो अंदर ही अंदर थैंकफुल होता है। सिराओ अपनी बेवकूफ़ी से एक डिस्ट्रैक्शन बन गई थी जो उसके लिए परफेक्ट था। मगर तभी पावर कट हो जाता है और सिराओ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसका पूरा ऑरा बदल जाता है और फिर एक जोरदार धमाका होता है। पूरा बिल्डिंग हिल उठता है, हर जगह तबाही मच जाती है। तभी एक जगह सिराओ छत पर खड़ी दिखती है, एक बड़ी सी स्माइल के साथ। यो उसे देखकर डर जाता है। ये कौन है? सिराओ ऐसी क्यों लग रही है? लेकिन तभी सिराओ बेहोश हो जाती है। दो गार्ड्स तुरंत आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं, जबकि यो अपनी तलाश में आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ एक कमरे में गांता उठता है और देखता है कि एक कैंडी उसके पास रखी है। वो बिना सोचे खा लेता है और उसे याद आता है कैसे उसका और सेंजी का फाइट के बाद एक फिस्ट बम्प हुआ था। क्या हम सच में दोस्त बन सकते हैं? गांता सोचता है। तभी टीवी चालू हो जाता है जिसमें क्रैनिवल कॉरप्स का पोस्ट गेम दिखाया जा रहा होता है। गंता शौक में आ जाता है जब वो देखता है कि सेंजी पनिशमेंट फेस कर रहा है। जैसे ही स्लॉट मशीन रुकती है, डॉक्टर के चेहरे पर एक सैडिस्टिक मुस्कुराहट आ जाती है आंख, और अगले ही मोमेंट बिना किसी हेजिटेशन के सेंजी की एक आंख निकाल दी जाती हैं। गांता एकदम नम हो जाता है। तभी एक लड़की की चीख सुनाई देती है, मुझसे दूर रहो। गंता देखता है कि एक भूखा प्रिजनर्स उस लड़की के पीछे पड़ा है। दिल से अच्छा इंसान होने की वजह से गंता उसे अपना खाना दे देता है, पर वो प्रिजनर सब कुछ खाने के बाद भी और भूखा था। गंता और वो लड़की घबरा कर एक कमरे में छिप जाते हैं। जब लाइट्स ऑन होती है, गंता फर्स्ट टाइम प्रॉपरली उस लड़की को देखता है। ये कितनी सुंदर जगह है। और ये लड़की भी। लड़की अपना नाम बताती है, मीना। वो ऑलरेडी गंता को पहचानती थी क्रैनिवल कॉरप्स के वजह से। मीना एक उदास सी स्माइल के साथ कहती है, ये जगह सिर्फ एक दूसरे को चोट पहुंचाने पर मजबूर करती है। फिर वो अपना ड्रेस हल्का सा अनजिप करती है और अपनी जख्म दिखाती है। उसके पिता ने उसके साथ जो किया था, उसकी माँ रेड होल एक्सीडेंट में मर गई थी और उसके बाद उसका पिता उस पर अत्याचार करने लगा। जब उसकी जान खतरे में आई, तब उसने अपनी ब्लड पावर्स यूज करके उसे खत्म कर दिया। मीना आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसका ड्रेस अटक जाता है और एकदम से उसके मेलन सामने आ जाते हैं। मैं ऐसे नहीं देख सकता। कांता चीख पड़ता है, पूरा लाल पड़ते हुए। वो जल्दी से कहता है, हमें यहाँ से भागना चाहिए, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मीना उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। ठीक है चलो। दोनों भागने लगते हैं, लेकिन तभी सीलिंग एकदम से गिर जाती है। गंता रिफ्लेक्स से मीना को बचा लेता है, मगर खुद चोट खा लेता है। गार्ड तुरंत आ जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ हाथ जोड़कर कहता है, अगर मारने का काम करना है तो कल फाइट में करो। गंता कंफ्यूज होता है और फाइट? कौन सी फाइट? तभी मीना एक छल कपट भरी स्माइल के साथ कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता गंता,
कल हम दोनों एक दूसरे से लड़ने वाले हैं। गंता एकदम शौक में आ जाता है। मीना हंसी से कहती है, तो गंता, स्केप होने के बाद क्या प्लान था? मुझसे शादी करना और बच्चे पैदा करना? उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। मुझे तो पहले से पता था आदमी कितने आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। गंता का दिल एकदम से टूट जाता है। तो ये सब झूठ था? मीना जोर से हंसने लगती है। तुम कितने डेलूसिनल हो गंता। गंता गुस्से में आके उस पे अटैक कर देता है, पर मीना आसानी से ब्लॉक कर लेती है। लेकिन तभी एक आवाज आती है, रुको। यो अपने डिस्गाइज से बाहर आता है और गंता पर चिल्ला पड़ता है, तू मेरी बहन को कैसे मार सकता है? बहन? गंता शौक में रह जाता है। गार्ड्स उसे पकड़ के ले जा रहे होते हैं। तभी यो मीना से वादा करता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम डेड मैन हो, मैं अपनी सारी कास्ट पॉइंट से तुम्हारी आज़ादी खरीद लूंगा। ये सुनकर ऑडियंस एक्साइटेड हो जाती है और तमाकी ऑर्डर्स देता है, यो को छोड़ दो। मीना ये सब देखकर हैरान हो जाती है। मेरा भाई मुझे बचाने आएगा, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। कितना इडियट है ये। यो गुस्सा में गंता की तरफ मुड़ता है। मुझे लगा था तू लड़की पर हाथ नहीं उठाता। गंता डिफेंड करने लगता है, उसने मुझे धोखा दिया। मीना नाटक करते हुए कहती है, नहीं, गंता ने मुझे धोखा दिया। गंता का पेशेंस खत्म हो जाता है और वो फिर से अटैक करने जाता है, लेकिन तभी यो सामने आ जाता है। मैं अपनी बहन को चोट नहीं लगने दूंगा। मीना अंदर ही अंदर हैरान होती है, कितना स्टूपिड है मेरा भाई। पर फिर यो उसे पूछता है, क्या तुमने पापा को भी ऐसे ही मारा था? एक पल के लिए मीना फ्रीज हो जाती है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि पापा एब्यूजिव नहीं थे, पर जब मैंने डेड मैन देखे तब समझ आया कि तुम झूठ बोल रही हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो, पर तुम मेरी बची हुई एक अकेली फैमिली हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मीना का नाटक गिर जाता है। एकदम से वो यो को पकड़ लेती है और जोर जोर से उस पर हाथ चलाने लगती है। हाँ, मैंने ही मारा पापा को, लेकिन गलत क्या है इसमें? जब रेड होल इंसिडेंट हुआ था, पूरा बिल्डिंग गिर रहा था। मैं वहीं दब गई थी और जब माँ आई तो सिर्फ फूल बचाने के लिए, मेरे लिए नहीं। सब झूठ बोलते हैं, सब सिर्फ दिखावा करते हैं कि अच्छे हैं, फिर धोखा देते हैं। यो के वजह से गंदा काउंटर अटैक नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी ब्लड बुलेट दीवार से टकराता है ताकि वो वापस जाकर मीना को लगे। मीना गिर जाती है और वो छूट जाता है, लेकिन तभी मीना पलट के कांता को पकड़ लेती है। उसकी आवाज भर जाती है, तुम सब एक जैसे हो। गंता उसकी आंखों में देखता है और कहता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें एक बार धोखा मिला, इसका मतलब नहीं कि तुम सबको चोट पहुंचाना शुरू कर दो। मीना के दिमाग में उसका पास्ट फ्लैश होता है और जैसे ही वो रियलिटी में लौटती है, कांता एकदम जोर का हेडबट मार देता है। अपनी जिंदगी को और खराब मत करो मीना। मीना लड़ने के लायक नहीं होती। गंता जीत चुका था। डायरेक्टर जो ये सब देख रहा था इम्प्रेस हो जाता है, गंता कितना बदल गया है। फिर वो सिराव को जगाता है और कहता है, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो। लेकिन पहले वो एक सीक्रेट सेल्फ की तरफ इशारा करता है, वहाँ से अपना फेवरेट पडिंग ले लो। सिराव थोड़ा कंफ्यूज लगती है, मुझे नहीं, दूसरे को पसंद है। डायरेक्टर एक पल के लिए चुप रह जाता है। ओह, मैंने पहचाना नहीं था। और तभी एक धमाका होता है। डायरेक्टर और सिराव के बीच एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। नर्स के रूम में गंता यो से माफ़ी मांगता है, मुझे तुम्हारी बहन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। यो अब समझ चुका था, वो गुस्से में नहीं था, बल्कि वो उदास था। मेरी गलती है, मुझे एक अच्छा बड़ा भाई होना चाहिए था। तभी पूरे बिल्डिंग में हिलडुल होने लगती है। डायरेक्टर और सिराव की फाइट की वजह से सब गिरने लगता है। एक ग्लास बोतल से भरी अलमारी गिरने वाली होती है और बिल्कुल उसके नीचे मीना होती है। यो बिना सोचे उस पर कूद जाता है। एक चोर का सेक होता है और जब सब रुकता है, मीना बिल्कुल सेफ होती है, मगर यो को चोट लग चुकी होती है। मीना उसे देखती है, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? यो धीरे से मुस्कुराता है, क्योंकि बड़े भाइयों का काम होता है अपनी छोटी बहन की रक्षा करना। मीना धीरे से यो के पास आती है और उसके जख्म से कांच के टुकड़े निकाले लगती है।
दोनों भाई बहन एक इमोशनल मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं, पर तभी कांता के सीने में एक तीखी चुबान होती है। उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स आने लगता है। सिराओ और उसकी माँ एक साथ पियानो बजा रही हैं। धीरे धीरे उसकी भूली बिसरी यादें लौटने लगती हैं। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। सिराओ ने डायरेक्टर का काम तमाम कर दिया था और सबसे बड़ा राज सामने आता है, जो कि सिराओ ही एक रिच डैग होता है। लड़ाई की वजह से हर जगह तबाही मच चुकी है। बहुत सारे लोग घायल हैं। इसी दरमियान कांता का सामना सेंजी से होता है। सेंजी उसके मैच के लिए शाबाशी देता है। कांता उसकी आंख के लिए माफ़ी मांगता है, पर सेंजी सिर्फ हंसता है और कहता है, छोटी सी बात है, टेंशन मत ले। पर फिर एक इम्पोर्टेंट बात कह देता है, तेरे लड़ने का तरीका बदल, तू सिर्फ बुलेट्स पे डिपेंडेंट है। कांता थोड़ा शौक होता है। उसे अपनी फाइटिंग स्टाइल पसंद है, क्योंकि ये उसके बचपन के पसंदीदा हीरो ईस मैन जैसा है। और तभी यो एकदम से रूम से भागते हुए बाहर आता है, घबराया हुआ। मीना गुस्से से चिल्लाती है, भाई तू मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता क्या? मैं बस एक शावर लेना चाहती हूँ। यो उसके चोटों को लेकर इतना ज्यादा परेशान था कि उसे अकेला छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं था। रास्ते में कांता यो से पूछता है, सिराओ कहाँ है? यो चुप रह जाता है। उसने जो देखा था वो सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो सिर्फ इतना कहता है, हम जी ब्लॉक में बिछड़ गए। लेकिन फिर यो कांता से पूछता है, तुझे पता भी है सिराओ असली में कौन है? कांता फ्लैशबैक्स में चला जाता है। उसे अपना बचपन याद आता है। उस वक्त सिराओ को कुछ एक्सपेरिमेंट से गुजरना पड़ा था। वो बहुत दुख में थी। उसे चीयर अप करने के लिए कांता अपना नया एसमैन एक्शन फिगर ले आया, लेकिन सिराओ गुस्से से उसे तोड़ देती है। कांता उदास होकर बाहर चला जाता है। वहाँ एक डेंजरस डॉग उस पर हमला कर देता है, पर तभी याद करके कांता गिल्टी फील करता है। मैंने कैसे भूल गया कि वो कितनी स्पेशल थी। वो उसे ढूंढना चाहता है। वो उसके सामने जाके प्रॉपरली माफ़ी मांगना चाहता है। यो कांता को रिच डैग का सच बताना चाहता है, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते। कंट्रोल रूम में अब आते हैं, जहाँ की मकीना परेशान थी। इतनी अजीब चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले कांता से वो अजीब लाइट निकली, फिर वो और नेक्रो गायब हो गए, और अब ये भूकंप। ये सब नेचुरल नहीं हो सकता। एपिक सेंटर वही जगह थी जो इस जेल को सपोर्ट कर रही थी। मुझे सच्चाई पता करनी हुई होगी। अब तमाकी के रूम में आते हैं, जहाँ तमाकी कांता के रेड क्रिस्टल का अपडेट मांगता है। डॉक्टर बताता है, ये कोई क्रिस्टल नहीं, एक कैप्सूल है, नेमलेस वॉर्म। ये यूजर को इन्फेक्ट करता है और उसके खून को मैनिपुलेट करने की पावर देता है। तमाकी और ऐसे डेड मैन क्रिएट करना चाहता है, पर डॉक्टर मना कर देता है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है जो नेमलेस वन बनाने के लिए चाहिए। सिर्फ एक तरीका है, द रिच डैग का पूरा स्टडी करना, पर वो डायरेक्टर के कंट्रोल में है। और सबसे बड़ा माइस्ट्री ये थी, 5 साल से तमाकी को भी नहीं पता था कि रिच डैग के मार्क्स के पीछे कौन है। सिक्योरिटी इतनी इंसेन थी कि किसी को भी उसके पर्सनल डाटा तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। पर तमाकी कॉन्फिडेंट था, जैसे ही डायरेक्टर मारेगा मैं इस जेल का कंट्रोल ले लूंगा और फिर रिच डैग का असली चेहरा सामने आएगा। दूसरी तरफ कांता टेंशन में था। उसने मीना से पूछा, क्या तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगा? मीना बिना किसी टेंशन के कहती है, एक बार पहले भी मिल चुका है, मैंने अपना किडनी खो दिया था। कांता ये सुन के शॉक हो जाता है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। वो कुछ करने जा ही रहा होता है, तभी अचानक उस पर एक जबरदस्त अटैक होता है। सीन शिफ्ट होता है। अब यो अपने स्टोलन कास्ट पॉइंट्स ढूंढ रहा होता है, पर तभी उसका सामना तमाकी और एक अजीब आदमी से होता है, मॉन्क। तमाकी को पता था कि यो क्या चाहता है। वो उसके सामने सच रख देता है, जी ब्लॉक के प्रिजनर्स को कभी भी आज़ादी नहीं मिलेगी, चाहे तेरे पास जितने भी कास्ट पॉइंट्स हों। यो शॉक में हो जाता है। मतलब चाहे वो जितने भी पैसे जमा करे, वो अपनी बहन को बचा नहीं सकता। उसका गुस्सा फुट पड़ता है। वो तमाकी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी मॉन्क अपना वेपन निकालता है और हवा से निकली बुलेट्स यो की शरीर पर तेज चोट देती है। कहीं एक रूम में कांता होश में आता है।
एक लड़की उसे सॉरी बोलती है पर कहती है कि मैंने सिर्फ तेरी ताकत टेस्ट करने के लिए अटैक किया था। वो अपना नाम बताती है, मैं काजू, स्कार चैन की वाइस कैप्टन हूँ। फिर वो कांता से एक सवाल करती है, क्या तू हमारी गैंग ज्वाइन करेगा? लेकिन कांता मना कर देता है, मुझे तुम लोगों पे भरोसा नहीं है। तभी एक और आदमी अंदर आता है जो कि नाम होता है उसका नागी। स्कार चैन का लीडर होता है वो। एक एंटी मैनेजमेंट गैंग जो डायरेक्टर और तमाकी के बनाए गए इस बर्ड केज को तोड़ना चाहती है। नागी गांता से आगे बढ़ने से पहले ही माफी मांगता है। मेरा आवाज थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि क्रैवियल कॉरेप्स में मैं अपनी असली आवाज खो दी थी। अब मैं सिर्फ एक मैकेनिकल वॉइस का इस्तेमाल करता हूँ। कांता बिना किसी दिक्कत के कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नागी बताता है कि उसे अपने प्लान के लिए ताकतवर लोगों की जरूरत है। कांता का परफॉर्मेंस देखने के बाद और उसका अथॉरिटीज के खिलाफ गुस्सा जानने के बाद उसे लगता है कि कांता परफेक्ट इंसान है जो उनकी टीम ज्वाइन करे। पर कांता फिर से मना कर देता है, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी मीना को पनिशमेंट से बचाना है। ये सुन के नागी उसका भरोसा जीतने के लिए उसकी मदद करने का फैसला करता है। अब पनिशमेंट रूम में आते हैं जहां मीना पहली बार नर्वस लग रही थी, सिर्फ कांता की वजह से। उसने उसके अंदर उम्मीद जगा दी थी पर अंदर ही अंदर उसे पता था कुछ नहीं हो सकता, मुझे शांत रहना होगा। जब स्लॉट मशीन रुकती है, वो हेयर पर लैंड करती है। डॉक्टर शॉक में आ जाता है, हियर, ये तो किसी भी ऑप्शन में नहीं था। ये सब नागी की वजह से हुआ था। उसने अंदर ही अंदर कुछ चेंजेस किए थे। कांता सुकून की सांस लेता है पर तभी मॉन्क रूम में घुस आता है और उसके साथ एक जख्मी यो भी होता है। मॉन्क अपनी गन उठाता है और कांता पर एक और बड़ा अटैक करता है। कांता अपनी पावर यूज करने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता। मॉन्क उसे नीचे गिरा देता है। वो दोबारा अटैक करने वाला होता है पर तभी सिराओ वहां आ जाती है। मॉन्क उसके अंदर कुछ अजीब एनर्जी महसूस करता है। वो सबको बताता है कि आज के फाइट्स कैंसिल हो चुके हैं और चल पड़ा है। दूसरी तरफ कांता सोच में पड़ जाता है, मेरी अटैक क्यों नहीं काम कर रही। तभी वो शिराओ को देखता है, वो मजे से पडिंग कर रहा होता है। कांता उससे पूछता है, ये पडिंग कहाँ से आई, ये तो जेल में बिकती भी नहीं। सिराओ सिंपल सी बात कहती है, जब भी मैं उठती हूँ एक पडिंग मेरे सामने रखी होती है। कांता इसे और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी एक और बंदा अंदर आता है जो कि नाम होता है उसका रोकुरो। उसके हाथ में एक इम्पोर्टेंट डाटा होता है। ये स्कार चैन के प्लान का लास्ट की था। अब सब इकट्ठे होते हैं। नागी कांता का इंट्रोडक्शन सबको कराता है और बताता है कि रुकारो ही था जिसे मीना को पनिशमेंट से बचाया। कांता उसका शुक्रिया अदा करता है। थोड़ी देर तक सबसे बात करने के बाद कांता एक अजीब महसूस करता है। ये एंटी मैनेजमेंट गैंग होने के बावजूद ये सब लोग अंदर से इतना रिलैक्स्ड क्यों लग रहे हैं। दूसरी तरफ मकीना और उसकी टीम एक प्राइवेट रूम में डाटा इकट्ठा कर रही होती है। ये प्राइवेट प्रिजन हर साल एक हफ्ते तक इंस्पेक्ट होती है, ये इंश्योर करने के लिए कि प्रिजन कंट्री की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करती है या नहीं। मकीना इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके तामाकी के रूम में घुसकर उसकी असली प्लान समझना चाहती है। इंस्पेक्शन वीक के दौरान सब कुछ बंद हो जाता है। ना कोई पब्लिक फाइट्स होती है ना प्राइवेट। तामाकी चाहता है कि डेडमैन वंडरलैंड एक परफेक्ट जेल दिखे, एक ऐसा जेल जिसमें छुपने के लिए कुछ भी ना हो। यही वो वक्त है जब स्कार चैन अपना हमला करेगी। ये उनका पहला और आखिरी जुआ है, डेडमैन का एक मास ब्रेकआउट। लेकिन तभी रुकारो सबको एक वार्निंग देता है, हमें अंडरटेकर से सावधान रहना होगा। अंडरटेकर्स ये एक एंटी डेडमैन फोर्स है जो सीधा तमाकी के अंदर काम करती है। कांता को तब याद आता है उसका अटैक मॉन्क पर काम नहीं किया था। वो सबको ये बात बताता है, पूरा रूम अनईजी हो जाता है। क्या तमाकी ने कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई है जो हमारी पावर्स को नुलिफी करती है। सब टेंशन में आ जाते हैं पर तभी रुकारो सबको शांत करता है। वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है
उसमें दिखता है कि मॉन्क ने एक्चुअली अटैक नलिफे नहीं किया, बल्कि सिर्फ उसे बचाने के लिए डॉस किया था। सब लोग सुकून की सांस लेते हैं, पर गांता अपने बात पर अटका ही होता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। पर रुकारो नागी से कहता है, हमें एक ऐसे बच्चे की जरूरत नहीं जो सिर्फ बहाने बनाए और हमें स्लो करे। गांता गुस्से से भड़क उठता है, वैसे भी मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हारी गैंग ज्वाइन कर रहा हूँ? मुझे तुम सब पर भरोसा नहीं है। तुम लोग सिर्फ इधर उधर मजे करते हो। वो गुस्से में रूम से निकल जाता है। दूसरी तरफ डायरेक्टर की मौत की खबर आखिर तमाकी तक पहुंची जाती है। वो बेहद खुश होता है और सीधा इस जेल के रूल्स को अपनी मर्जी से बदलने लगता है। गांता अब अपनी कंफ्यूजन दूर करना चाहता है। वो शेंजी से मिलता है और पूछता है, क्या तू अंडरटेकर्स के बारे में जानता है? और क्या उनके पास वाकई ऐसी पावर है जो हमारी एबिलिटीज को बेकार कर सकती है? पर शेंजी मना कर देता है, मुझे कुछ नहीं पता। तब गांता एक और सवाल करता है, क्या तू नागी को जानता है? सेंजी हाँ में जवाब देता है। और नागी की एक पुरानी कहानी सुनाता है। 2 साल पहले नागी को अपनी बीवी के अगेंस्ट लड़ने के लिए मजबूर किया गया था। उसने जानबूझकर हार माना ताकि उसकी बीवी बची रहे, पर क्रैनिवल कॉर्प्स के पनिशमेंट्स गेम में उसकी आवाज़ छीन ली गई। उसके बाद भी तमाकी ने उससे लूजर नहीं माना, क्योंकि उसने जानकर फाइट हारी थी। इसलिए उसने नागी की बीवी को भी पनिश करने का फैसला किया। पर जब दोनों ने जेल से भागने की कोशिश की, मॉन्क ने नागी की बीवी को मार दिया और तभी वो प्रेग्नेंट भी थी। ये कहानी सुन के गांता का दिल हिल जाता है। वो सीधा नागी के रूम में जाता है और उसे माफ़ी मांगता है अपने र्यूड बिहेवियर के लिए। अब उसे समझ आता है कि नागी सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता। पर तभी नागी एक और सच बताता है, मैं बदला नहीं चाहता, मैं ये जेल तोड़ना चाहता हूँ ताकि मेरे वो दोस्तों को आज़ादी मिल सके जो झूठे इल्ज़ामों में फंसाए गए हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये, मैं अपने बच्चे को अपने बाहों में लेना चाहता हूँ, जो अब भी जेल के बाहर एक नर्सिंग फैसिलिटी में है। रात को कांता इस बात पर सोचने लगता है, नागी बदला क्यों लेना चाहता? अगर मैं उसकी जगह होता तो जरूर लेता। तभी वो शिराओ से पूछता है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो तू सच में करना चाहता है? शिराओ बिना सोची कहती है, मुझे बहुत सारी स्नैक्स खानी है और मुझे वो बड़ी सी चमकदार चीज पर बैठना है। कांता को तुरंत समझ आ जाता है, फेरिस व्हील, पर वो सिर्फ विजिटर्स के लिए होती है। फिर भी कांता एक प्रॉमिस करता है, जब हम यहाँ से निकलेंगे तब हम दोनों उस फेरिस व्हील पर बैठेंगे। सिराओ इतनी खुश हो जाती है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ मॉन्क अब भी शिराओ की बारे में सोच रहा होता है, ये लड़की कौन है? इसके अंदर ऐसे क्या बात है जो मुझे इतना क्यूरियस बना रही है? अगले दिन गांता वापस स्कार चैन के रूम में आता है और सबसे अपने रिड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। काराको उसे बताती है कि सब कुछ ठीक है। तभी गांता शिराओ से कहता है, तुम वापस अपने रूम में जाओ। याद है ना हमने क्या प्रॉमिस किया था? जब तक मैं मिशन पर हूँ तुम सेफ जगह रहो। शिराओ ये सुन के सैड हो जाती है, पर फिर भी वो रूम से बाहर चली जाती है। काराको शिराओ को कंफर्ट करती है, गांता सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। ये सुनते ही शिराओ एकदम खुश हो जाती है। काराको शिराओ का रिएक्शन देख के सोचती है, तो ये दोनों अब तक कपल भी नहीं बने? फिर वापस स्कार चैन का प्लान डिस्कस होता है। उसका गोल सिंपल है, ब्रेकआउट और भागना। हमें पूरी दुनिया को दिखाना है कि ये जेल कितनी जालिम है। रुकारो एक स्पेशल चिप बनाता है जिसमें सबूत होते हैं जो डेडमैन वंडरलैंड का असली सच बता सकते हैं। उनका प्लान होता है, पहला, जी ब्लॉक का कंट्रोल लेने का। सेकंड, फ्राइट एलिवेटर से भागने का। थर्ड, 5 मिनट पहले इमरजेंसी अलार्म बजाने का। और सबको 2 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करने का। अब सिर्फ एक सवाल बचा था, क्या ये प्लान सक्सेसफुल होगा या सिर्फ एक और मौत का खेल बनकर रह जाएगा? ये आज़ादी हमसे सिर्फ एक कदम दूर है। सब एक्साइटेड थे, अब ये चेंज टूटने वाली थी।
नागी अपनी पावर्स का यूज करके जी ब्लॉक कंट्रोल रूम्स में घुस जाता है। दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप फ्राइट एलिवेटर की तरफ बढ़ता है, पर तभी एक प्रॉब्लम होती है। एक ब्रीज आता है जिसमें सेंसर्स लगे होते हैं। अगर किसी ने उन्हें ट्रिगर कर दिया तो पूरा प्लान फेल हो सकता है। एक मेंबर अपनी पावर्स का यूज करके सेंसर्स को बाईपास करने की कोशिश करता है, पर उनका वजन ज़्यादा होने की वजह से सेंसर एक्टिवेट हो जाता है। एक मैक्रो रोबोट डिप्लॉय होता है और एक मेंबर को तुरंत ही गिरा देता है। सब शॉक हो जाते हैं। काराको तभी एक बड़ा फैसला लेती है। वो चिप कांता को देती है और डिसाइड करती है कि वो यहीं रुकेगी ताकि सबको सेफ रख सके। कांता मना करता है और बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। पर दूसरे समझाते हैं कि हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जब बाकी सब सेफ्टी क्रॉस कर जाते हैं तब काराको अपनी पावर्स का यूज़ करके नेक्रो रोबोट से लड़ती है, लेकिन फाइट्स के दौरान ब्रिज एक्सप्लोड हो जाता है और काराको नेक्रो रोबोट के साथ नीचे गिर जाती है। गांता परेशान हो जाता है कराको, पर दूसरे उसे समझाते हैं कि अब तुझे कराको की सोचने की ज़रूरत नहीं, उसने ये चिप तुझे दी है, तू अब इस ड्यूटी को पूरा करेगा। दूसरी तरफ नागी और रुकारो सभी गार्ड्स को एलिमिनेट कर देते हैं। अब सिर्फ एक काम बचा था, फ्लाइट एलिवेटर को इनेबल करना। पर तभी एक छोटी सी लड़की रूम में आती है। वो झुकती है और कहती है, मेरा नाम हिबाना है, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है और अब मुझे सफाई करनी है। नागी कंफ्यूज्ड हो जाता है, ये लड़की कौन है? वो रुकारो से कहता है कि एलिवेटर बुलाओ, पर रुकारो हंसने लगता है, नहीं मैं नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि ये सब मेरा ही प्लान था। हिबाना अपने बैग से एक वेपन निकालती है और दोबारा इंट्रोड्यूस होती है, मैं अंडरटेकर्स के 3rd डिवीज़न कैप्टन हूँ। नागी को तभी समझ आता है, मैं फंस गया हूँ। वो हिबाना पर अटैक करता है, पर उसका अटैक नुलिफी हो जाता है और हिबाना तुरंत काउंटर अटैक करती है। नागी शॉक में आ जाता है, यही तो गांता ने कहा था, मतलब रुकारो ने सीसीटीवी फुटेज को एडिट किया था। रुकारो उसे समझाता है, मत कर नागी, सरेंडर कर दे। पर नागी कहता है, नहीं, मुझे एलिवेटर को बुलाना ही होगा, मेरे दोस्तों की आज़ादी मुझ पर डिपेंड करती है। वह फिर से हिबाना पर अटैक करता है, पर वह दोबारा नुलिफी कर देती है और बार बार नागी को अटैक करती रहती है। नागी हैरान होता है, ये लड़की इतनी जालिम कैसे हो सकती है। हिबाना एक अजीब बात कहती है, एक प्रॉपर लेडी को गलती करने वाले लोगों को सजा देनी चाहिए। नागी उसे बोलता है, तू प्रॉपर लेडी नहीं है, तू एक बेकार लड़की है जो अंदर से बिल्कुल सड़ चुकी है। हिबाना गुस्से से पागल हो जाती है, मैं प्रॉपर लेडी हूँ, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, अगर मैंने सब्जी नहीं खाई, अगर मैंने बिस्तर गीला किया, अगर मैंने अच्छे नंबर नहीं लाए तो मुझे पनिशमेंट मिलती थी और इसलिए मैं अब बैड पीपल को पनिश करती हूँ। हिबाना इतनी गुस्से में होती है कि वो नागी का एक हाथ काट देती है, पर नागी उसी का यूज़ करके हिबाना का ध्यान हटाता है और रुकारो को एक तेजी से मारने वाला अटैक देता है। रुकारो नीचे गिर जाता है और नागी अपनी लास्ट स्ट्रेंथ यूज़ करके एलिवेटर का लीवर खींच देता है ऊपर। सब एलिवेटर में चढ़ जाते हैं, सब एक्साइटेड हैं, आज़ादी बस कुछ कदम दूर है, अब हम अपने परिवार से मिल सकेंगे। पर जैसे ही एलिवेटर ऊपर पहुंचते हैं, मॉन्क और अंडरटेकर्स वहां पहले से होते हैं और वो तुरंत फायर करना शुरू कर देते हैं। सब लोग शॉक हो जाते हैं, डेड मैन की पावर्स काम नहीं कर रही है। सब गांता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ रुकारो होश में आता है, ये क्या, नागी ने एलिवेटर एक्टिवेट कर दिया और हिबाना को हरा दिया, लेकिन अब भी ये सब हारने वाले हैं। नागी अपना मैसेज भेजने की कोशिश करता है और कांता भागने की कोशिश करता है, पर तभी मॉन्क सामने आ जाता है। कांता बार बार उस पर अटैक करता है, पर कुछ काम नहीं आता। मॉन्क की एक बड़ा अटैक लॉन्च करने ही वाला होता है और तभी ये सब एक धमाका था। सब शॉक में थे। मॉन्क जाने वाला ही होता है कि तभी उसे एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन मिलता है। वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। तभी शिराओ वहाँ आती है। सबसे पहले वो चिप कांता के हाथ से ले लेती है और बिना किसी वार्निंग के उसे एक रूम के अंदर फेंक देती है। फिर वो तुरंत डोर कवर कर देती है और एक जोर का धमाका होता है। शिराओ भी हर्ट हो जाती है, पर वो खुश है क्योंकि कांता अभी तक जिंदा है।
सब शॉक हो जाते हैं और कांता उसे गुस्से से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? सिराओ कामली कहती है, बॉय ने कहा था कि ये चिप डेंजरस है। कांता एकदम गुस्से में आ जाता है, तुम्हें पता भी है क्या कि ये चिप कितनी इम्पोर्टेंट थी? कितने लोगों की कुर्बानियां गई हैं इस चिप के लिए? मुझे पता था ये मिशन डेंजरस है, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि रूम में रहो, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। सिराओ कहती है, लेकिन कांता तुम तो वीक हो, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही होगा। कांता और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो शिराओ को जोर से मुक्का मार देता है, मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। सब शौक हो जाते हैं। शिराओ कुछ नहीं कहती और सिर्फ वहाँ से चली जाती है। बाद में सब अपने हाइड आउट पहुँचते हैं और वहाँ कराको भी आ जाती है। सब उसे मिल के खुश हो जाते हैं। कराको को पूरा इंसिडेंट बताया जाता है। वो कामली कहती है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी भी टाइम है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब हम बिना चिप के कैसे साबित करेंगे कि हम बेगुनाह हैं? और नागी का क्या हुआ? कराको उन्हें हिम्मत देती है, हम अपने दम पर साबित करेंगे, नागी जिंदा है, मुझे यकीन है। दूसरी तरफ माकीना सीक्रेटली तमाकी के लैपटॉप का डाटा कॉपी कर रही होती है। उसे 2 फाइल्स मिलती हैं, पहला प्रिजनर्स रोस्टर, सेकंड कॉम्पिटिबिलिटी लिस्ट। पर तभी तमाकी इंटर करता है, एक इंस्पेक्टर उसके साथ होता है। इंस्पेक्टर उसे डायरेक्टली पूछता है, क्या तुम नए सब्जेक्ट्स बनाने के लिए उनके अंदर कुछ इंजेक्ट कर रहे हो? मकीना सुन रही होती है और उसे अब समझ आने लगता है कि इस प्रिजनर में असली में क्या हो रहा है। दूसरी तरफ सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि अंडरटेकर्स को कैसे पहले से ही पता चल गया था कि उनका प्लान क्या है। कोई ना कोई तो उनके बीच से प्लान लीक कर रहा था। अब उन्हें नए फाइटर्स की जरूरत थी, लेकिन क्यों? उनके पास सिर्फ 3 ऑप्शन थे। पहला हमिंग बर्ड, लेकिन सबको उसकी पर्सनैलिटी तो पसंद नहीं। दूसरी किंगफिशर, लेकिन वो तो मर चुका था। तीसरा मॉकिंग बर्ड, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो है ही कहाँ। कांता खुद लड़ने की बात करता है, पर कराको मना कर देती है, हमें और फेलियर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें किसी एक्सपीरियंस्ड फाइटर की जरूरत है। कांता फ्रस्ट्रेटेड है, उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही होती है, अगर सिराओ ने चीफ नहीं चुराई होती तो सबकी मौत बेकार नहीं जाती। पर काराको सडनली उस पर चिल्लाती है, बस कर गांता, तू अपनी हार का ब्लेम दूसरों पे क्यों डाल रहा है? गांता और कंफ्यूज हो जाता है, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो? सब कुछ सिराओ की गलती है। तभी रुकारो रूम में एंटर करता है और वो एकदम गुस्से में है। कौन था जिसने डेड चिप को एक बॉम्ब बना दिया और मेरे प्लान को बिगाड़ दिया? सब शॉक हो जाते हैं, क्या बोला? रुकारो क्लियर करता है, इस प्रिजन के अगेंस्ट कोई एविडेंस था ही नहीं, वो सिर्फ एक टाइम बॉम्ब था। सब स्टंट हो जाते हैं, पर वो बॉम्ब तो हमें उड़ाने के लिए था। कांता तभी रियलाइज करता है, सिराओ ने ये सब इसलिए किया था। तभी अंडरटेकर्स एंटर करता है। रुकारो चांस नहीं खोना चाहता, वो कांता को पहला टारगेट बनाता है। तुम सब में सबसे पहले कांता मरेगा। 2 नए अंडरटेकर कैप्टन्स इंटर करते हैं। ये दोनों डिवीज़न 1 और 2 के कैप्टन्स हैं। मॉन्ग के बाद ये दोनों सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। गांता अब एकदम पैनिक मूड में है, मैं मरने वाला हूँ। पर तभी सेंजी रेस्क्यू के लिए आ जाता है। ये क्या बकवास हो रही है, मुझसे बिना पूछे लड़ाई शुरू कर दी। सब शॉक में सेंजी की तरफ देख रहे होते हैं। सेंजी एकदम कैजुअली पूछता है, तो बताओ यहाँ का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? सब कंफ्यूज हो जाते हैं और एक डेड बॉडी की तरफ पॉइंट करते हैं। सेंजी डिसअपॉइंट हो जाता है, पर ये एक डिस्ट्रैक्शन होती है और दूसरे डेड मैन इस चांस का यूज़ करके तोड़फोड़ मचा देते हैं। सब फिर से आज़ादी के लिए लड़ने को तैयार हैं। द बैटल शुरू करते हैं। सेंजी अपनी कंपोजर वापस पाता है और अंडरटेकर्स पर अटैक करता है, लेकिन उसकी अटैक्स उन तक नहीं पहुंच रहे होते हैं। रुकारो हंसता है, सेंजी तुम कुछ भी नहीं कर सकते, पहले तुम्हारा अटैक सरप्राइज अटैक था इसलिए काम किया। लेकिन सेंजी ऐसा नहीं मानता, वो अपनी फुल पावर से एक अटैक अनलीज करता है जो साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट होता है। अटैक एक इनविजिबल गार्ड को कट कर देता है और सब अंडरटेकर्स को ख़त्म कर देता है। सब स्टंट हो जाते हैं, ये इंसान है या कोई मॉन्स्टर? सब डिफेंड हो जाते हैं और रुकारो को पकड़कर बांध दिया जाता है।
काराको सेंजी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके मिशन में मदद करे, लेकिन सेंजी मना कर देता है। मुझे भागने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर हो या बाहर, सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही जीते हैं। दूसरी तरफ कांता बहुत मिसेरेबल फील कर रहा होता है। सिराओ ने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। वो खुद से पूछता है मैं इतना पैथेटिक क्यों हूँ। फिर वो सेंजी के पास जाता है। मुझे लड़ना सिखाइए, मुझे स्ट्रांग बनना होगा ताकि सिराओ को मेरी चिंता ना करनी पड़े। सेंजी कांता की स्पिरिट देख के इम्प्रेस होता है और डिसाइड करता है कि वो उसे ट्रेन करेगा। दूसरी तरफ सिराओ अपनी ग्रैंडपा के रूम में जा रही होती है कुकीज़ लेने, पर वो अभी भी कांता से पिस्ड है। मैंने सिर्फ वो ही किया जो बॉय ने कहा था, फिर भी कांता मुझसे गुस्सा है। वो खुद से कसम खाती है आज एक भी कुकी कांता से शेयर नहीं करूंगी। तभी वही बॉय वापस आता है। क्या हुआ सिराओ, तुम इतनी सैड क्यों हो? सिराओ उसको बताती है कि उसने उसकी बात मानी, लेकिन फिर भी कांता उससे नाराज हो गया। बॉय उसे कंफर्ट करता है। तुम्हें वीक लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए, वीक लोग सबसे ज़्यादा पैथेटिक होते हैं, सिराओ कहती है। मुझे कांता की चिंता नहीं है, मैं तो उसे नफरत करती हूँ। और वो फ्रस्ट्रेट होकर एक मुक्का मार देती है। कराको एक नए प्लान के साथ आती है। हमें नागी को बचाने के बजाय पहले एक सेफ राउट ढूंढना होगा। हमें अंडरटेकर से डील करना होगा। दूसरी तरफ सेंजी कांता की ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन कांता एक प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। उसका अटैक साउंड की स्पीड से फास्ट नहीं हो रहा। सेंजी फाइनली एक क्रूएल डिसीजन लेता है। वो कांता की सारी कैंडीज तोड़ देता है और सिर्फ एक कैंडी बचा के रखता है। अगर तुम मुझे हरा के इस कैंडी को सूट नहीं कर पाए तो तुम मर जाओगे। कांता अपना बेस्ट एफर्ट डालता है, वो बुलेट्स फायर करता है, लेकिन सेंजी की डिफेंस सब कुछ तोड़ रही होती है। तभी एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर आता है। टोटो टोटो कहता है मैं सिराओ को ढूंढ रहा था, पर तुम्हें देखकर अच्छा लगा। वो सेंजी के सामने आता है और बिना किसी वार्निंग के उसके पीछे पहुंच जाता है। सेंजी एक सेकंड के लिए भी रिएक्ट नहीं कर पाता। टोटो उसका ब्लड चाट लेता है। सेंजी फ्रेक आउट हो जाता है। कांता शॉक्ड हो जाता है। तुम कौन हो? रिवील होता है टोटो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डेड मैन। फिर वो कांता के पास आता है और कहता है क्या मैं तुम्हारा ब्लड भी चेक सकता हूँ? सेंजी इंटरप्ट करता है हमें ट्रेनिंग करनी है, हमें अकेला छोड़ो। टोटो सिंपली हाथ मिलाता है और चला जाता है। तमाकी अपडेट मांगता है क्या सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है? मोंग श्योर होता है सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। मैंने एक नए टॉय भी बना दिया है। रूम के बाहर काराको डिस्गाइज में होती है, वो नागी को बचाने आई है। तभी सिराओ भी वहां पहुंच जाती है। तभी और फिर मॉन्क इंटर करता है। ये क्या हो रहा है? काराको जल्दी से डिफेंड करने की कोशिश करती है। सिराओ सिर्फ रास्ता भटक गई थी, लेकिन मॉन्क इंस्टेंटली उसके वॉइस से उससे पहचान लेता है। वो एक किक मारता है और काराको का हेलमेट तोड़ देता है। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो काराको? सब कुछ बिगड़ने वाला है। क्या काराको एक्सपोज हो चुकी है?